हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कैलिब्रेशन के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि कैलिब्रेशन क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर होने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। और यहीं तक नहीं, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में भी कैलिब्रेशन से रिलेटेड सेपरेट डिपार्टमेंट होता है जो कि कैलिब्रेशन के ऊपर नजर रखता है और उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन करता है। अगर आप क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी और क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं तो कैलिब्रेशन से रिलेटेड आपसे जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज के वीडियो के अंदर हम यही डिस्कशन करेंगे कि इंटरव्यूज में आपसे कैलिब्रेशन से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उसके आपको क्या जवाब देने हैं। तो चलिए ज्यादा समय नहीं गवाते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इंटरव्यू में आपसे सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो पूछा जा सकता है कि कैलिब्रेशन क्या होता है, जरा इसके बारे में बताइए। तो इसका आपको जवाब ये देना है कि देखिए, कैलिब्रेशन जो होता है बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरीज के अंतर्गत होता है। क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरीज के अंदर यूज होने वाले जो इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि सोफिस्टिकेटेड होते हैं, उनका हम कैलिब्रेशन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर हम स्टैंडर्ड्स का यूज करते हैं और डिफरेंट टेस्ट जो होते हैं वो इक्विपमेंट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। इन टेस्ट के थ्रू हम ये चेक करते हैं कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं या जो इक्विपमेंट्स हैं वो एक्यूरेट और प्रिसाइज है कि नहीं है। जी हाँ, कैलिब्रेशन के माध्यम से हम इंस्ट्रूमेंट्स की एक्यूरेसी और प्रिसीशन को चेक करते हैं। साथ ही साथ कैलिब्रेशन प्रोसीजर के थ्रू हमको ये चीज़ पता चलती है कि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो रिलायबल है कि नहीं है और वो कंसिस्टेंस है कि नहीं है, उनके रिजल्ट रिलायबिलिटी के साथ कंसिस्टेंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर मैंने एक वर्ड बोला है एक्यूरेसी और प्रिसीशन। अगर आप शॉर्ट में अगर कैलिब्रेशन का आंसर देना चाहते हैं तो आप ये भी बोल सकते हैं कि कैलिब्रेशन के माध्यम से हम इक्विपमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट्स की एक्यूरेसी और प्रिसीशन को चेक करते हैं। बार बार मैं एक वर्ड, दोनों वर्ड यूज कर रहा हूँ, एक्यूरेसी और प्रिसीशन। आपके बीच दिमाग में ये भी कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर थोड़ा सा ये बताइए कि एक्यूरेसी और प्रिसीशन क्या होता है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिसीशन की। प्रिसीशन का मतलब होता है रिपीटेबिलिटी। कहने का मतलब ये है, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमने एक HPLC लिया, HPLC के ऊपर मैं एक सैंपल रन करता हूँ। मैंने एक सैंपल बनाया है, मान लीजिए वो सैंपल है 10 माइक्रोग्राम पर ml का पैरासीटामोल का। ठीक हो गई बात। उसको मैं 10 बार रन करता हूं, मतलब एक ही सैंपल को मैं 10 बार रन करता हूं HPLC पे, बार बार रिपीट करता हूं। मेरे रिजल्ट 10 के 10 बार एक जैसे आने चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। 0.1 का डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए। जैसे रिजल्ट पहली बार में आया था वैसे ही सभी बार आने चाहिए। 10 के 10 रिजल्ट एक जैसे आने चाहिए। इसको बोला जाएगा कि मेरे जो रिजल्ट हैं वो प्रिसाइज है। रिजल्ट एनालिसिस हमारा फेल हो रहा है, पास हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। रिजल्ट बिल्कुल सेम आना चाहिए, इसे बोला जाता है प्रिसीशन। वहीं बात की जाए एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी का अगर हम नॉर्मल वे में बात करें तो एक्यूरेसी का मतलब होता है जितना टारगेट के पास में हो सके उसे हम उसकी एक्यूरेसी बोलते हैं। टारगेट का मतलब मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम HPLC पे हमारा एक पैरासीटामोल का सोल्यूशन रन कर रहे हैं जिसकी कंसंट्रेशन है 10 माइक्रोग्राम पर ml। जब मैं HPLC के ऊपर वो सैंपल रन करता हूं तो जो रिजल्ट आता है उसको कैलकुलेट करने पे भी मेरे जो सैंपल की कंसंट्रेशन है वो 10 माइक्रोग्राम पर ml ही आनी चाहिए। ये बोली जाती है इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी, कि मैंने 10 माइक्रोग्राम पर ml का सॉल्यूशन रन किया था तो उसकी कंसंट्रेशन भी 10 माइक्रोग्राम पर ml आई। इट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। अगर मैं उस सॉल्यूशन को 10 बार रन करता हूं और उसके 10 के 10 रिजल्ट 10 माइक्रोग्राम पर ml आते हैं, इसका मतलब है मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। एक्यूरेसी कैसे? 10 माइक्रोग्राम पर ml का सॉल्यूशन रन किया था और जो रिजल्ट आया वो भी 10 माइक्रोग्राम पर ml ही आया, मतलब वो एक्यूरेट भी है। और प्रिसाइज कैसे? उस सॉल्यूशन को मैंने 10 बार रन किया, 20 बार रन किया, 100 बार रन किया, 100 के 100 बार रिजल्ट जो थे वो एक जैसे आए हैं 10 माइक्रोग्राम पर ml। वो इसका मतलब है मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्रिसाइज भी है। समझ गए कि कैलिब्रेशन के माध्यम से हम इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी और प्रिसीशन को चेक करते हैं। अगली चीज जो एक नॉर्मल वे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कैलिब्रेशन क्यों किया जाता है और इसकी टर्म कब आई, इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, होता ये था जब ये कैलिब्रेशन वाली टर्मिनोलॉजी नहीं थी, यानी मतलब जब कैलिब्रेशन परफॉर्म नहीं किया जाता था, उस समय क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरीज के अंदर जितने भी एनालिसिस परफॉर्म किए जाते थे एनालिस्ट के द्वारा, अगर वो एनालिसिस फेल हो जाते थे, जी हाँ, अगर वो एनालिसिस फेल हो जाते थे और एनालिस्ट से ये बोला जाता था कि जरा बताइए एनालिसिस क्यों फेल हुआ, तो ज़्यादातर एनालिस्ट जो होते थे वो उसकी गलती किसकी दिखाते थे? इंस्ट्रूमेंट की, कि सर ये जो एनालिसिस फेल हुआ है इसमें इंस्ट्रूमेंट की गलती है, इंस्ट्रूमेंट की वजह से ये एनालिसिस फेल हुआ है। इससे ये होता था कि एनालिस्ट जो होता था वो बच जाता था। कई बार एनालिस्ट ध्यान भी नहीं देते थे और जानबूझ के मतलब बिल्कुल आलसी हो जाते थे, लापरवाह हो जाते थे और कई बार एनालिसिस फेल हो जाता था और वो बार बार उसका ब्लेम जो है वो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डाल देते थे।
तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दी गई कि अगर इंस्ट्रूमेंट में ये बार बार गलती हो रही है तो या तो फिर इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हमको कोई टेस्ट परफॉर्म करना चाहिए जिससे कि हमको ये चीज़ क्लियर हो सके कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो सिस्टम सूटेबल है कि नहीं है, वो एनालिसिस के लिए सूटेबल है कि नहीं है। तो उस समय ये कैलिब्रेशन वाली टर्म लॉन्च की गई और फिर इंस्ट्रूमेंट्स का कैलिब्रेशन होना स्टार्ट हुआ, जिससे कि हमको एक चीज़ क्लियर हो जाए कि जो भी हम इंस्ट्रूमेंट, सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट एनालिसिस के लिए यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपरली सिस्टम सूटेबल है कि नहीं है, वो एक्यूरेसी के साथ और प्रिसीशन के साथ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ही जो है वो कैलिब्रेशन वाला जो टर्म है वो इंट्रोड्यूस की गई। अब यहाँ पर जब कैलिब्रेशन परफॉर्म कर लिया गया और हमको ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं वो सिस्टम सूटेबल है, एक्यूरेट है, वो प्रिसाइज है, तो यहाँ पर अब एनालिस्ट की जवाबदारी हो चुकी थी कि वो जो भी एनालिसिस परफॉर्म करेगा वो उसको सिस्टमेटिक वे में करना पड़ेगा, अटेंशन के साथ और ध्यान रख के करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर गलती नहीं बता सकता है कि ये गलती इंस्ट्रूमेंट की थी, क्योंकि वो एक तरीके से कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट है और अब वो गलती नहीं कर सकता है। तो अब अगर कोई एनालिसिस फेल भी हो जाता है तो सीधी सीधी गलती यहाँ पर किसकी होगी, एनालिस्ट की होगी, और एनालिस्ट इस बात को झुठला भी नहीं सकता है। तो यहाँ पर आप एक बात तो बहुत क्लियर वे में समझ ही गए होंगे कि कैलिब्रेशन अपने आप में कितनी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। यहाँ तक कि जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, जितनी भी रेगुलेटरी गाइडलाइंस है, CGMP, US FDA, MHRA, उनके नज़रिए में कैलिब्रेशन अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है और उसका डॉक्यूमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए जब भी इंडस्ट्री के अंदर कोई भी ऑडिट होता है कैलिब्रेशन से रिलेटेड रिकॉर्ड्स हमेशा चेक किए जाते हैं। तो इस अपने आप में कैलिब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इंटरव्यूज़ के अंदर खासकर क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट और QC डिपार्टमेंट से रिलेटेड अगर कोई इंटरव्यू होगा या कोई उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड पर्सन भी अगर आपका कोई इंटरव्यू ले रहा होगा तो वो कैलिब्रेशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। इसीलिए आपको कैलिब्रेशन के बारे में ज़रूर नॉलेज होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कैलिब्रेशन से रिलेटेड ये पूछा जा सकता है कि कैलिब्रेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, इसके बारे में ज़रा बताइए। तो इसका जवाब ये देना है कि कैलिब्रेशन परफॉर्म करने से हमको इंस्ट्रूमेंट्स पे रिलायबिलिटी बढ़ती है और उसकी एक्यूरेसी का पता चलता है। साथ ही साथ कैलिब्रेशन इसलिए भी ज़रूरी है जिससे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन किया जा सके, पेशेंट की सेफ्टी के लिए भी ये ज़रूरी है, और रेगुलेटरी गाइडलाइंस के हिसाब से भी कैलिब्रेशन अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। और अकॉर्डिंग टू रेगुलेटरी गाइडलाइन आपको कैलिब्रेशन के रिकॉर्ड भी मेंटेन करने पड़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कैलिब्रेशन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। यहाँ पर आपको पेशेंट की सेफ्टी भी हो रही है क्योंकि आपका प्रोडक्ट इससे सेफ बन रहा है, साथ ही साथ आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उनके ऊपर आपकी रिलायबिलिटी भी बढ़ रही है, इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी और प्रिसीशन का भी आपको पता चल रहा है। और जैसे कि मैंने बताया कि हर रेगुलेटरी गाइडलाइन के अंदर कैलिब्रेशन का अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व है, इसके डॉक्यूमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, इसीलिए कैलिब्रेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू पूछा सकता है कि कैलिब्रेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। कहने का मतलब ये है कि कैलिब्रेशन कब कब किया जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कैलिब्रेशन कब कब किया जाता है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किस इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन कर रहे हैं। वो डिपेंड करता है कि कैलिब्रेशन कब कब परफॉर्म किया जाएगा। कि इसको थोड़ा सिंपल वे में करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो कुछ छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे आपका वेइंग बैलेंस हो गया, pH मीटर हो गया, इनका कैलिब्रेशन रोज किया जाता है क्योंकि छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनका कैलिब्रेशन काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो जाता है। वहीं हम बात करें यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोप की, इसका हर 2 महीने के अंदर कैलिब्रेशन परफॉर्म किया जाता है। वहीं हम बात करें हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसे हम HPLC कहते हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी जिसे हम GC कहते हैं, इनका हर 6 महीने के अंदर कैलिब्रेशन परफॉर्म किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोप की, NMR की, तो इनका हर 2 साल के अंदर कैलिब्रेशन परफॉर्म किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, बड़ा होगा, उनके कैलिब्रेशन का जो टाइम पीरियड होगा, जितने भी हम कैलिब्रेशन टेस्ट उनके ऊपर परफॉर्म करेंगे वो भी ज़्यादा होंगे, लंबा होगा। इसीलिए इंस्ट्रूमेंट के यूजेस और उसकी साइज़ के हिसाब से डिसाइड किया गया है कि कैलिब्रेशन आपको कब परफॉर्म करना है। यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी कैलिब्रेशन परफॉर्म किया जाता है, खासकर जो क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि QC के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जिनकी रिपोर्ट्स का बहुत महत्व होता है और जिनके एनालिसिस के बिना प्रोडक्ट जो है वो पास नहीं हो सकता है QC से, उनका जब भी कैलिब्रेशन परफॉर्म किया जाता है तो काफ़ी ध्यान से करा जाता है। जैसे आपका HPLC हो गया, गैस क्रोमेटोग्राफी हो गया, इनको काफ़ी अटेंशन के साथ और बहुत ही सिस्टमेटिक वे में इनका कैलिब्रेशन परफॉर्म किया जाता है। साथ ही साथ कैलिब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होती है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि मैन्युफैक्चरर की रिकमेंडेशन क्या है, मतलब जिस कंपनी ने इंस्ट्रूमेंट को डेवलप किया है, बनाया है, वो भी इसमें रिकमेंडेशन देता है कि आपको कब कब इसका कैलिब्रेशन परफॉर्म करना है। और साथ ही साथ रेगुलेटरी गाइडलाइंस के अंदर भी इस बात को मेंशन किया गया है कि किस इंस्ट्रूमेंट का आपको कितने टाइम पीरियड के बाद कैलिब्रेशन परफॉर्म करना है। यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है कि कैलिब्रेशन जो होता है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे होता है। मतलब
जो टाइम पीरियड दिया गया है उसी टाइम पीरियड पे आपको कैलिब्रेशन परफॉर्म करना होगा। मतलब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम HPLC का कैलिब्रेशन अगर आज आप परफॉर्म कर रहे हो तो हर HPLC के ऊपर उसके जो कैलिब्रेशन परफॉर्म किया जाता है उसकी डेट लिखी हुई होती है, साथ ही साथ उसका जो अगला कैलिब्रेशन कब होगा वो डेट भी लिखी हुई होती है। यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान देनी है कि अगर किसी HPLC की कैलिब्रेशन डेट 1 जनवरी है, मान लीजिए 1 जनवरी है और वो 1 जनवरी निकल जाती है, आप 1 जनवरी को उसका कैलिब्रेशन करना भूल गए और आपने 2 जनवरी को कुछ नहीं करा, 3 जनवरी को उसका कैलिब्रेशन परफॉर्म करते हैं और इस बीच आपने उसमें ड्रग के एनालिसिस भी परफॉर्म कर लिए, तो वो सारे के सारे एनालिसिस जो होंगे वो इलीगल माने जाएंगे। जैसे कि अगर आपने 1 जनवरी को उसका कैलिब्रेशन की डेट थी, 1 जनवरी को नहीं किया, 2 जनवरी में आपने उसका कैलिब्रेशन परफॉर्म नहीं किया, बट उस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके आपने कोई ड्रग एनालाइज कर ली, तो वो जो 2 तारीख वाला जो एनालिसिस होगा वो इलीगल माना जाएगा। और 3 तारीख को आपने कैलिब्रेशन परफॉर्म किया तो 3 तारीख के बाद जो एनालिसिस परफॉर्म किए जाएंगे वो लीगल हो जाएंगे। मतलब कैलिब्रेशन अगर आप नहीं परफॉर्म करते हो, वो परफॉर्म ना करने के बावजूद भी अगर आप उसमें ड्रग का एनालिसिस कर रहे हो तो कैलिब्रेशन डेट निकल जाने के बाद उसमें जितने भी एनालिसिस हुए हैं वो इलीगल हो जाएंगे और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइम होता है और इसमें QC को जवाब देना भारी पड़ सकता है क्योंकि आपने यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिविएशन किया है और इसमें काफ़ी लोग जवाबदार हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर वो ड्रग जो कि कैलिब्रेशन डेट निकल जाने के बाद आपने ड्रग एनालाइज कर ली और वो ड्रग गलती से मार्केट में चली गई तो इसमें एक बहुत बड़ा क्राइम हो जाएगा। हो सकता है इसमें QC को जवाब देना भारी पड़ जाए क्योंकि इलीगल एनालिसिस हो गया है, क्योंकि वो जो एनालिसिस था वो इलीगल घोषित कर दिया गया है और ड्रग आप मार्केट में आप सेल कर रहे हो। कहने का मतलब है अब वो इलीगल एनालिसिस का मतलब ये हो गया कि आपने बिना एनालिसिस किए हुए ड्रग को मार्केट में सेल करने के लिए भेज दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि अपने आप में बहुत बड़ा क्राइम होता है। इसीलिए कैलिब्रेशन की जो डेट होती है, जिस डेट पे कैलिब्रेशन परफॉर्म करना है उसी डेट पे ही आपको कैलिब्रेशन परफॉर्म करना पड़ता है। अगर आप भूल गए हैं तो ये कर सकते हैं कि आप उस इंस्ट्रूमेंट को स्टैंड बाय पे रख दें और जब तक आप इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक आप उसके ऊपर किसी भी टाइप का एनालिसिस ना करें। अगला क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू पूछा जा सकता है कि कैलिब्रेशन में जो स्टैंडर्ड्स का यूज होता है उनका क्या मतलब है, जरा उनके बारे में बताइए। तो देखिए, कैलिब्रेशन जब हम परफॉर्म करते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट का तो उसके अंदर जितने भी स्टैंडर्ड्स हम यूज़ करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्योर होते हैं, उनकी प्योरिटी 100% होती है और उनके जो हमको रिजल्ट मिलते हैं वो काफ़ी एक्यूरेट होते हैं और प्रिसाइज होते हैं। साथ ही साथ उनके रिजल्ट्स की हेल्प से ही हम इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेसेबिलिटी को चेक कर पाते हैं और कंपेयर कर पाते हैं उसके रिजल्ट्स को उन रिजल्ट्स के साथ जो कि रेगुलेटरी गाइडलाइंस के द्वारा स्पेसिफाइड किए गए हैं। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर जो इनके स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको काफ़ी प्योरिटी मेंटेन करनी होती है और ये काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं। फिर भी मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि स्टैंडर्ड्स अगर कैसे भी हो, स्टैंडर्ड कैसे भी हो का मतलब ये है कि स्टैंडर्ड तो 100% प्योर ही होंगे, बट अगर आपको उन स्टैंडर्ड्स के डाइल्यूशन बनाने नहीं आ रहे हैं, उनकी डाइल्यूशन की कैलकुलेशन आपको नहीं आ रही है, आपको वेइंग और पिपेटिंग नहीं आ रही है, तो भले ही स्टैंडर्ड कितने प्योर हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सोल्यूशन हमेशा गलत ही बनाएंगे और गलत बनाने की वजह से आपका कैलिब्रेशन जो है वो फेल भी हो सकता है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको स्टैंडर्ड मिल रहे हैं तो आपको यहाँ पर आपकी जो पिपेटिंग है, वेइंग है, डाइल्यूशन मेकिंग कैलकुलेशन है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। मतलब आपकी स्किल काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, तब जाके आप प्रॉपर वे में डाइल्यूशन बना पाएंगे और फिर इंस्ट्रूमेंट में रन करा पाएंगे। तब जाके आपके कैलिब्रेशन में जो आपको रिजल्ट मिलेंगे वो उस तरीके के रिजल्ट मिलेंगे कि आपका कैलिब्रेशन पास हो सके और जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस के द्वारा स्पेसिफाइड किए गए हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टैंडर्ड्स का अपने आप में तो इम्पोर्टेंस है ही, बट अगर आपको प्रॉपर वे में पिपेटिंग नहीं आती है, वेइंग नहीं आती है, डाइल्यूशन कैलकुलेशन नहीं आ पा रही है, तो आप गलत सॉल्यूशन बना लेंगे, गलत डाइल्यूशन बना लेंगे और जब आप उसको इंस्ट्रूमेंट में रन करेंगे तो आपका कैलिब्रेशन फेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि कैलिब्रेशन में जो ट्रेसेबिलिटी होती है, ट्रेसेबिलिटी ऑफ कैलिब्रेशन का मतलब क्या है, इसके बारे में बताइए। तो इसका जवाब आपको ये देना है कि कैलिब्रेशन ऑफ ट्रेसेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन परफॉर्म करते हैं तो हमको उसके जो भी रिजल्ट मिल रहे हैं उसको ट्रेस कर सके और उसको ट्रेस करके कंपेयर कर सके नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ में। साथ ही साथ ये जो कंपैरिजन होता है ये कंटिन्यूस चलता है, काफ़ी लंबी कंटिन्यूस चेन होती है और इन कंपैरिजन के थ्रू हमको ये चीज़ पता चलती है कि जो हमारा कैलिब्रेशन हो रहा है या जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो कितना रिलायबल है और कितना एक्यूरेट है। इस पूरे प्रोसीजर को या इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रेसेबिलिटी ऑफ कैलिब्रेशन। अगला क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू पूछा जाएगा और ये काफी बेसिक क्वेश्चन है, कई बार तो ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन भी हो सकता है इंटरव्यू के अंदर। क्वेश्चन ये है कि शॉर्ट में बताइए कि कैलिब्रेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है या कैलिब्रेशन की प्रोसेस क्या होती है, इसको जरा शॉर्ट में बताइएगा। तो यहाँ पर आपको ये बोलना है कि कैलिब्रेशन बेसिकली 5
अलग अलग फेज में होता है या अलग अलग स्टेप्स में होता है। पहली स्टेप जो होती है उसको हम कहते हैं प्रिपरेशन। देखिए प्रिपरेशन के अंदर हम क्या करते हैं, कैलिब्रेशन की प्रिपरेशन करते हैं। मान लीजिए हमको एक कैलिब्रेशन परफॉर्म करना है HPLC का, तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन क्या करेंगे कि आज कैलिब्रेशन की डेट है, जो भी उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भी लिखी हुई होगी उसी डेट पे हमको उसका कैलिब्रेशन परफॉर्म करना है। चाहे तो आप ये प्रिपरेशन एक दिन पहले भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले QA डिपार्टमेंट के कैलिब्रेशन डिपार्टमेंट में जाना है। जी हाँ, क्वालिटी एश्योरेंस में एक कैलिब्रेशन डिपार्टमेंट होगा, वहाँ पर जाना है। वहाँ पर आपको ये बात बतानी है कि QC के अंदर HPLC नंबर 4 कोई सा भी नंबर हो सकता है। मान लीजिए हम HPLC नंबर 4 ले लेते हैं। HPLC नंबर 4 की कल कैलिब्रेशन परफॉर्म करना है, तो उससे रिलेटेड हम डॉक्यूमेंट इशू कर दीजिए। तो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के अंदर जो कैलिब्रेशन डिपार्टमेंट होगा वो आपको HPLC नंबर 4 के लिए डॉक्यूमेंट इशू करेगा। उस डॉक्यूमेंट में प्रॉपर सील साइन करके वो आपको देंगे। ये सील साइन करने की प्रोसेस को बोला जाता है कंट्रोल करना। अब आप इस डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी नहीं करा सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट के अंदर कैलिब्रेशन जो भी है, HPLC का कैलिब्रेशन परफॉर्म करना है तो सारे कैलिब्रेशन का प्रोसीजर इस डॉक्यूमेंट के अंदर होगा, पूरा प्रॉपर प्रोसीजर होगा। साथ ही साथ रिजल्ट क्या आना चाहिए वो भी लिखा हुआ होगा। आपको बस उन प्रोसीजर को पढ़ के कैलिब्रेशन परफॉर्म करना है और जो भी रिजल्ट आ रहे हैं वो उसमें आपको मेंशन करने हैं। साथ में ही जितने भी ग्राफ आ रहे हैं HPLC के वो भी आपको इस डॉक्यूमेंट के साथ लगाने हैं। अगर आपका कैलिब्रेशन पास होता है, फेल होता है, ये डॉक्यूमेंट आपको वापस क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के कैलिब्रेशन डिपार्टमेंट में जाके जमा कराना है। यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बोली कि ये डॉक्यूमेंट जो होगा सील साइंड होगा, जो कि QA से मिलेगा आपको। और यही नहीं, इस सील साइन का मतलब ये हो गया कि इस डॉक्यूमेंट की आप फोटोकॉपी नहीं करा सकते हो। साथ ही साथ आपको इस डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी तरह की कटिंग नहीं करनी है। जी हाँ, उसके बाद जब आप ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट लेके आ जाएंगे तो अगला दिन आ गया, अब आपको कैलिब्रेशन परफॉर्म करना है। तो कैलिब्रेशन से रिलेटेड आपको जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए, अगर आप HPLC का कैलिब्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको कॉलम की जरूरत होगी, तो आपको कॉलम इशू करवा देना है। कॉलम भी देख लेना है पुराना तो नहीं है, अच्छी खासी स्टेज में होना चाहिए, नहीं तो पता चला कॉलम की वजह से आपका कैलिब्रेशन फेल हो गया। जो आप स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं उसको चेक कर लीजिए कि उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी तो नहीं है। साथ ही साथ स्टैंडर्ड की प्रॉपर एंट्री आपको करनी है। स्टैंडर्ड डिपार्टमेंट से जब आप स्टैंडर्ड को इशू करवाएंगे, मतलब सारी चीज़ें आपको पहले रख लेनी है। ग्लासवेयर को प्रॉपर वे में क्लीन करवा लेना है, उसके बाद ही आपको फिर कैलिब्रेशन स्टार्ट करना है। इस पूरी स्टेप को बोला जाता है कैलिब्रेशन की प्रिपरेशन करना। नेक्स्ट स्टेप होगी मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब ये है कि आप कैलिब्रेशन को परफॉर्म करेंगे। उस डॉक्यूमेंट के अंदर पूरी कैलिब्रेशन की प्रोसेस लिखी हुई होगी। पूरा प्रोसीजर का मतलब है एक एक चीज़ के आपको डाइल्यूशन कैसे बनाने हैं, कितना लेना है, कितना मिलाना है, कैसे रन करना है, वो पूरी प्रोसीजर लिखी होगी। उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपको कैलिब्रेशन करना है। जो भी आपको रिजल्ट मिलेंगे वो आपको आपके डॉक्यूमेंट के अंदर फिल करने हैं। यहाँ तक कि रेगुलेटरी गाइडलाइंस के हिसाब से रिजल्ट क्या आने चाहिए वो भी वहाँ पर मेंशन होंगे। अगर उस रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो स्पेसिफाइड रिजल्ट है उसके हिसाब से ही आपके रिजल्ट आ रहे हैं, मतलब आपका कैलिब्रेशन पास हो गया है। बट अगर उस गाइडलाइन के हिसाब से जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ने स्पेसिफाइड किया है वो रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका जो कैलिब्रेशन है वो फेल हो चुका है। तो उस तरीके से आपको कंपेयर करते हुए रिजल्ट लिखने हैं और जो रिजल्ट आ रहे हैं वही लिखें। अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ठीक है। किसी भी तरीके का डेविएशन आपको नहीं करना है। जो रिजल्ट आ रहा है वो एग्जैक्ट लिखना है। जो ग्राफ आ रहे हैं उनको एग्जैक्ट आपको उस डॉक्यूमेंट के साथ में लगाना है। तो यहाँ पर आपकी मेजरमेंट वाली स्टेप कंप्लीट हो जाएगी। अगला प्रोसीजर होगा एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट वाला प्रोसीजर ये स्टेप तब फॉलो की जाएगी अगर मान लीजिए अगर आपका कैलिब्रेशन फेल हो जाता है। तो यहाँ पर आपको उस डॉक्यूमेंट के अंदर प्रॉपर वे में पहले सारे रिजल्ट लिखने हैं, आपके ग्राफ लगाने हैं और बाद में आपको ये रीज़न भी लिखना है कि आपका जो ये कैलिब्रेशन था वो फेल हो गया है और उसका रीज़न ये है, ये वाला टेस्ट जो था वो मेरा गलत आया, इसका रिजल्ट गलत आया, इसकी वजह से मेरा कैलिब्रेशन फेल हो गया। तो ये सारा रीज़न लिख के आपको आपके QA में नहीं जाना है। अब आपका जो शिफ्ट इंचार्ज है उनको ये डॉक्यूमेंट देना है, वो इसको क्रॉस चेक करेंगे। उसके बाद आपके जो असिस्टेंट मैनेजर होंगे वो भी इसको चेक करेंगे। हो सकता है जनरल मैनेजर पे डॉक्यूमेंट जाए और उसके बाद ये QA में चला जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है कि किस वजह से ये कैलिब्रेशन फेल हुआ वो रीज़न तो लिख दिया, और अब आपको आपके डिपार्टमेंट के साथ मिलके उस इंस्ट्रूमेंट को देखना है। अगर इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई खराबी आ रही है तो उसको सही करवाना है और फिर रीकैलिब्रेशन की तरफ जाना है।